ये जो है एमपी का सबसे नवीन मैप है, ठीक है। वर्तमान में ये एमपी का सबसे नवीन मैप है और कहना चाहिए जो नए जिले यहाँ पर बने हैं वो कौन कौन से बन गए हैं। ये वाला बना है छिंदवाड़ा को तोड़कर पांडुर्णा, सतना से बना है कौन सा, मैहर। इसी प्रकार से रीवा से भी बना है क्या, मऊगंज। पहले 52 थे, फिर लास्ट ईयर ये 3 जिलों का निर्माण हुआ, रीवा से मऊगंज, सतना से मैहर और छिंदवाड़ा से पांडुर्णा। क्लियर है। अब अगर मध्य प्रदेश को देखा जाए तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश अपने नाम के अनुरूप ही देश के मध्य में स्थित होने के कारण इसे हिंदुस्तान का हृदय राज्य भी कहा जाता है। क्या बोलते बेटा, मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का हृदय राज्य भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में वन और नदियां आज भी पूरे देश के पर्यावरण को पोषित करती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश ही कहलाता है क्या, नदियों का मायका। एक उपनाम मध्य प्रदेश का हमको ये भी मिलता है कि मध्य प्रदेश कहलाता है क्या, नदियों का मायका। मध्य प्रदेश पूरे देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र को समेटे हुए है, जो देश की ऑक्सीजन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अभी हाल ही की जो रिपोर्ट है उसमें वनों का क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा मिला है कहाँ, मध्य प्रदेश में। इसीलिए एक उपनाम और मिल गया है मध्य प्रदेश का, और वो क्या है, देश की ऑक्सीजन की फैक्ट्री। राज्य की जमीन न केवल उर्वरा है बल्कि भीमबेटका, सांची और खजुराहो जैसे विश्व धरोहर को संजोए भी हुए है। अब जैसे भीमबेटका, सांची और खजुराहो की यदि हम बात करें तो कैसे स्थल होगा, ये विश्व धरोहर स्थल है कि नहीं है। इस प्रदेश में देश की सर्वाधिक जनजातियां भी निवास करती हैं। एसटी कम्युनिटी की यदि बात करें हम तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां भी कहां पर निवास कर रही हैं, मध्य प्रदेश में। जनसंख्या में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब कहां पर है बेटा, एमपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि राज्य का गठन कब हुआ, राज्य के गठन की यदि हम बात करें तो 1 नवंबर 1956 को कौन कौन से इलाके, मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। देखो कौन कौन से क्षेत्र होगा बेटा, मध्य प्रांत की यदि हम बात करें तो ये जो पिंक कलर का एरिया आपको दिख रहा है ना बेटा, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को बोला जाता था क्या, मध्य भारत। क्या बोलते थे इसे, मध्य भारत। पिंक कलर के इस इलाके को, इसकी 2 राजधानियां होती थी, 6 माह के लिए होती थी ग्वालियर और 6 माह के लिए होती थी इंदौर, ठीक है। जो आपको ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ये हुआ करता था विंध्य प्रदेश। क्या बोलते थे इस इलाके के लिए, विंध्य प्रदेश, ठीक है। येलो वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये हुआ करती थी भोपाल रियासत, ठीक है। और बैगनी कलर का जो आपको एरिया दिख रहा है ये वाला, ये था सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार, ठीक है। इन सभी को संगठित करके कुछ इलाके महाराष्ट्र को, कुछ राजस्थान को आदि देकर और उनसे कुछ इलाके लेकर मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को अपने इस स्वरूप में आया। ये जो स्वरूप आप लोग देख रहे हो, ये वाला स्वरूप, ये स्वरूप कब बना मध्य प्रदेश का, 1 नवंबर वर्ष 1956 को, ठीक है। तो कौन कौन से इलाके हो गए, मध्य प्रांत, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश आदि को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन हुआ कब, 1 नवंबर वर्ष 1956 को। आ रही है बात समझ में। अब अंतिम पुनर्गठन की बात करें, ये इस स्वरूप से इस स्वरूप में एमपी कब आया, तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में आया, ठीक है। आजादी से लेकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का स्वरूप इस प्रकार का था। ये हो गया कौन सा इलाका, मध्य भारत। ये वाला इलाका हो गया विंध्य प्रदेश। ये क्षेत्र हो गया सीपी बरार और ये येलो वाला एरिया भोपाल रियासत। 1 नवंबर 1956 को इस स्वरूप में मध्य प्रदेश आया और
1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश अपने इस स्वरूप में आया, क्योंकि यहां से कौन सा इलाका अलग हो गया? छत्तीसगढ़। इतना क्लियर हुआ अच्छे से? कोई डाउट गुप्ता जी? अब अपन मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रतीक चिन्हों की बात करें, ठीक है? तो अगर अपन प्रतीक चिन्ह की बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है क्या? बारहसिंगा, जिसका वैज्ञानिक नाम है रूसवर्स डुवाउसिली। क्या है बेटा? रूसवर्स डुवाउसिली। ठीक है। अब बारहसिंगा की भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं। इसमें से जो ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा है वो हमारा राजकीय पशु है। कौन सी प्रजाति है बेटा? ब्रैडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है ये हमारा राजकीय पशु है। अब बात करें कि ये कहाँ पाया जाता है, इसका जो विहार्य क्षेत्र है वो क्या है, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पर विस्तारित है? मंडला और बालाघाट जिलों में जिसका विस्तार है वहां पर पाया जाता है क्या? ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा। मुख्य रूप से ये जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर आ जाता है? मंडला में, लेकिन इसका कुछ विस्तार हमको बालाघाट में भी देखने को मिलता है। तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आ जाएगा? मंडला और बालाघाट जैसे क्षेत्रों में। कब घोषित हुआ ये? तो वर्ष 1981 में ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित हुआ। 2017 में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंह द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया था। शुभंकर होता ना मोनो, ठीक है, इस टाइप का मोनो जारी किया था किसने? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान ने। कब की बात है बेटा? 2017 में। किसने जारी किया था? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान ने, क्योंकि यहाँ पर ब्रैडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है उसकी तादाद अधिक है। अधिक नहीं कहना चाहिए, अत्यधिक है, इसीलिए अपने एक मोनो बनाया उसने। कौन सा? भूरसिंह दा बारहसिंगा। तो कौन सी प्रजाति का बारहसिंगा है? ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा। कहाँ पाया जाता है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कौन से जिलों में है? मुख्य रूप से मंडला में, लेकिन विस्तार कहाँ पर मिलेगा? बालाघाट में भी। कब घोषित हुआ? 1981 में। ठीक है। वैज्ञानिक नाम रूसवर्स डुवाउसिली। क्लियर हुआ बेटा इतना? अब अपन आते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प पर। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है उसका नाम क्या है? सफेद लिली। क्या नाम है बेटा इसका? सफेद लिली। वैज्ञानिक नाम की यदि बात करें तो यह है लिलियम कैंडिडम। क्या है इस फूल का वैज्ञानिक नाम? लिलियम कैंडिडम। किस कुल का है? तो ये लिलिएसी कुल का पौधा है। ठीक है, ये अपन साइंस में पढ़ेंगे किस कुल का पौधा है ये? लिलिएसी। संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये व्हाइट लिली पाया जाता है। ठीक है। फिर अपन राजकीय पक्षी की बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज। अन्य नाम क्या है बेटा इसके? तो पैराडाइज फ्लाई कैचर और शाह बुलबुल भी कहा जाता है किसे? दूधराज को। ठीक है। क्या है अन्य नाम? पैराडाइज फ्लाई कैचर और शाह बुलबुल। वैज्ञानिक नाम की यदि बात करें तो टर्पिसीफोन पैराडाइसे। टर्पिसीफोन पैराडाइसे। ठीक है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये व्यापक रूप से पाया जाता है, विशेष रूप से धार में अवस्थित सरदारपुर अभ्यारण्य और रतलाम में अवस्थित सैलाना अभ्यारण्य में ये व्यापक रूप से पाया जाता है। क्या नाम है इसका? दूधराज। इसको भी 1981 में राजकीय पक्षी के रूप में मान्यता दी गई थी। किस वर्ष? 1981 में। क्लियर हुआ बेटा इतना? फिर अपन बात करें राजकीय मछली की, तो राजकीय मछली कौन सी है मध्य प्रदेश की? महाशीर। ठीक है। वैज्ञानिक नाम है इसका टॉर प्यूटिटोरा। क्या है बेटा इसका वैज्ञानिक नाम? टॉर प्यूटिटोरा। प्रजाति कौन सी है इसकी? टॉर। विहार्य क्षेत्र की यदि बात करें तो नर्मदा नदी में पाई जाती है ये, विशेष रूप से खरगोन और खंडवा जैसे जिलों में। कहाँ पर? नर्मदा नदी में, विशेष रूप से खरगोन और खंडवा जैसे जिलों में ये पाई जाती है। किस वर्ष घोषित हुई? तो वर्ष 2011 में।
बड़वाहा, ठीक है, कहाँ पर आता है ये? खरगोन। तो बड़वाहा में महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है ताकि इन मछलियों की तादाद बढ़ जाए, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष की। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है बेटा? बरगद, ठीक है। वनस्पतिक नाम की बात करें तो फाइकस बेनगैलेंसिस, इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेनगैलेंसिस। क्या है? फाइकस बेनगैलेंसिस। जब हम बोलते हैं ना, दूसरी बार रिपीट करते तो बोला करो आप लोग साथ में, ठीक है। प्रजाति कौन सी है बेटा इसकी? फाइकस। विस्तार क्षेत्र की यदि बात करें तो बेटा ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वर्ष 1981 में इसे भी घोषित किया गया था। और मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंदौर के बड़गोंदा में बनाया जा रहा है। कहां पर? इंदौर के बड़गोंदा में, ठीक है। राजकीय फल की यदि बात करें तो राजकीय फल कौन सा है? आम। वनस्पतिक नाम क्या है इसका? मैग्नीफेरा इंडिका। क्या है इसका वनस्पतिक नाम? मैग्नीफेरा इंडिका। संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में आम की कुछ विशेष प्रजातियां हैं जो सिर्फ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और भारत में कहीं और ये प्रजातियां नहीं पाई जाती। अलीराजपुर जिले का आम है कौन सा? नूरजहां। ऐसे रीवा जिले का आम है कौन सा? सुंदरजा। अलीराजपुर जिले का कौन सा है? नूरजहां। और रीवा जिले का सुंदरजा। और मध्य प्रदेश में जो आम अनुसंधान केंद्र है ये रीवा जिले के गोविंदगढ़ में अवस्थित है, जहां पर आम के विषय में अनुसंधान किया जाता है। कहां पर अवस्थित है? रीवा जिले के गोविंदगढ़ में, ठीक है। तो राजकीय वृक्ष क्लियर, राजकीय फल भी क्लियर। अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है बेटा? मलखंब है। कौन सा है? मलखंब। किस वर्ष घोषित हुआ? तो वर्ष 2013 में ये खेल मतलब राजकीय खेल के रूप में घोषित किया गया। एक्चुअली कहां से इसका उद्भव माना जाता है? मालवा से। मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, तो कौन सी संस्कृति से ये संबंधित है? तो ये संबंधित है बेटा कहां से? मालवा की संस्कृति से। मध्य प्रदेश में मलखंब अकादमी उज्जैन में अवस्थित है, क्योंकि मालवा का केंद्र है इंदौर उज्जैन वाला क्षेत्र। तो ये जो मलखंब अकादमी है ये कहां पर स्थापित की गई है बेटा? उज्जैन में। और मलखंब के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए ही प्रभाष जोशी सम्मान मलखंब क्षेत्र में दिया जाता है। प्रभाष जोशी नहीं है वो, क्या है? प्रभाष जोशी। वहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। प्रभाष जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? मलखंब के क्षेत्र में। 2020 की यदि बात करें तो मलखंब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में भी अब शामिल कर दिया गया है। जो भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं ना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, उसमें भी अब किसे शामिल कर दिया गया है? मलखंब को। फिर राजकीय फसल की यदि हम बात करें बेटा कि मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है क्या? सोयाबीन। जानते होंगे आप सभी लोग सोयाबीन के विषय में बहुत अच्छे से, ठीक है। किस कुल का पौधा है सोयाबीन? तो यह है बेटा लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा क्या करता है? वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर देता है। और इसकी जड़ों में, जड़ों के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वहां लेग्यूमिनस बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया ये काम करते हैं। तो सोयाबीन को उगाने से क्या होता है? जो उर्वरा शक्ति होती है मृदा की उसमें इजाफा हो जाता है, ठीक है। इसलिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है, किसान के लिए तो होता ही है, साथ ही साथ मृदा के लिए भी काफी ज्यादा पोषक तत्व दे जाता है क्या? सोयाबीन। और पूरा मालवा क्षेत्र जो है वहां पर सोयाबीन की उत्पादकता बहुत अधिक है। तो वनस्पतिक नाम क्या है बेटा इसका? ग्लाइसिन मैक्स। क्या है इसका वनस्पतिक नाम? ग्लाइसिन मैक्स। अब इसकी बहुत सी किस्में हैं जो मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं। समुद्र, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार। कौन कौन सी हो गई? समुद्र, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार।
प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा हो गया बेटा इस पौधे का? तो संपूर्ण मालवा, भी बताया था आपको, संपूर्ण मालवा क्षेत्र में ही उगाया जाता है क्या? सोयाबीन। क्या है वैज्ञानिक नाम? ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन की उत्पादकता बहुत अधिक है मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सोया प्रदेश। ठीक है, वैसे भी सोया है और सोया प्रदेश भी है। अब राजकीय नाट्य की यदि बात करें हम, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? तो ये है बेटा माच। नाट्य समझ रहे हो ना, डांस नहीं होता ये। नाट्य का अर्थ होता है क्या? नाटक। किससे रिलेटेड है ये? नाटक से। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या हो गया बेटा? माच। कौन से क्षेत्र का है ये? मतलब मध्य प्रदेश के कौन सी संस्कृति से रिलेटेड है माच? मालवा की संस्कृति से संबंधित है। अब इसका आधार क्या है? तो मालवीय लोक जीवन पर आधारित होता है ये नाटक। कौन सा? माच। ठीक है, मालवा की संस्कृति, मालवीय लोक जीवन से संबंधित है ये नाटक। कौन सा? माच। अब प्रमुख कलाकार की यदि बात करें अपन, ये माच के भाई कोई फेमस कलाकार तो होंगे ही ना पूरे मध्य प्रदेश में। तो ये है कौन? सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बेटा राजकीय नृत्य की। अब नृत्य आ जाएगा क्या? डांस। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य हो गया कौन सा? राई। जानते होंगे, हमारे बुंदेलखंड की संस्कृति का ही है राई। किससे रिलेटेड है? बुंदेलखंड से। जैसे माच रिलेटेड था मालवा से, वैसे राई रिलेटेड है किससे? बुंदेलखंड से। अब विशेषता क्या है बेटा इस राई की? तो मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र क्या हो गया बेटा राई का? मृदंग। ढोलक के जैसे ही होता है ये भी। ढोलक थोड़ी सक्रिय होती है, मृदंग लंबा होता है। इसमें बुंदेलखंड के राई नृत्य में मृदंग का विशेष प्रयोग किया जाता है, और जबकि बघेलखंड क्षेत्र में जो राई होती है उसमें ढोलक का प्रयोग होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र की राई में काय का? मृदंग का, जबकि बघेलखंड क्षेत्र में जो राई होती है उसमें ढोलक का विशेष प्रयोग किया जाता है। ज्ञानेश्वरी कटनी जिले की इसके विशेष कलाकार हैं। इसी प्रकार से सागर जिले के राम सहाय पांडे को राई नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दुर्भाग्यवश अब ये नहीं रहे। ये इतने ज्यादा मगन थे अपने राई में कि इनका एक वीडियो आया था जब ये डेथ बेड पर थे और इनने आखिरी सांस ली थी, और आखिरी सांस लेने के पहले भी इन्होंने राई गाई थी और कुछ स्टेप्स किए थे इन्होंने राई के, उसके बाद इन्होंने आखिरी सांस ली थी। ये होता है एक कलाकार का अपनी कला के प्रति प्रेम या लगाव। ठीक है, क्योंकि राई जो है इसको बेड़नी जाति की जो महिलाएं होती हैं वो लोग करती हैं, और इनको हमारे यहाँ सम्मानजनक भावनाओं से नहीं देखा जाता। राम सहाय पांडे ब्राह्मण परिवार के थे और इनका लगाव था किसकी तरफ? राई नृत्य की तरफ। तो इनका जब हमने कहना चाहिए एक वीडियो देखा था, तो इनको इतना ज़्यादा सामाजिक विध्वंस झेलना पड़ा था अपनी इस कला के लिए कि शुरुआत में तो इनको समाज में सम्मान ही नहीं मिलता था। एक तो हमने बताया ना, इमेज जो है बेड़नियों की वो एक नेगेटिव टाइप की है। आज नहीं है लेकिन उस इंटीरियर में तो आज भी है। ठीक है, और ये किसके साथ डांस कर रहे हैं? बेड़नियों के साथ। ये भले अपनी कला के प्रति समर्पित है, लेकिन लोग बागों का नजरिया जो है कुछ अलग टाइप का होता है, उनको सम्मान नहीं मिलता था। और ये स्वयं किस कास्ट के थे? ब्राह्मण। फिर भी उस सामाजिक विध्वंस का इनकी कला पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, और उसी का ही कहना चाहिए परिणाम है कि अपने जीवन के अंतिम समय पर इनका जीवन साकार हो गया। महामहिम राष्ट्रपति से इन्हें पद्मश्री का सम्मान प्राप्त हुआ। इतना क्लियर है बेटा? चलो, अब अपन बात करते हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की। ठीक है,
तो मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल है कितना? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर का। आज की यदि बात करें तो कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। इस संपूर्ण मध्य प्रदेश का जो आपको नक्शा दिखाई दे रहा है, इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। लेकिन कुछ कुछ किताबों में आपको मिलता है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, लेकिन एक्चुअली कितना है? 252। क्यों मिलता है? क्योंकि ये है बेटा क्या, इसको देखो, ये है अनूपपुर क्षेत्र, ठीक है। अनूपपुर क्षेत्र के बिल्कुल कोने में आता है क्या? अमरकंटक। ये भी एक पर्वतीय क्षेत्र है, तीर्थ स्थल है। अमरकंटक का एक इलाका था, कौन सा? किरार घाटी। कौन सा क्षेत्र था बेटा? किरार घाटी। इस किरार घाटी को लेकर विवाद चल रहा था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में, और छत्तीसगढ़ दावा करता था कि किरार घाटी क्षेत्र उसके इलाके में आता है। इसलिए कुछ पब्लिकेशंस ने इसको प्रिंट करवा दिया 3,08,245। परंतु अब ये विवाद सॉर्ट आउट हो गया है, तो अब एक्चुअल क्षेत्रफल अपन मध्य प्रदेश का कितना मानते हैं? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और संपूर्ण भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% भाग किसमें समाहित है? मध्य प्रदेश में। मतलब पूरे भारत के क्षेत्रफल को यदि हम 100% माने तो मध्य प्रदेश कितना एरिया कवर किए हुए है? 9.38% क्षेत्रफल को एमपी कवर किए हुए है, ठीक है। तो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो कितना क्षेत्रफल है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, और संपूर्ण भारत में कितना प्रतिशत कवर किए हैं एमपी? तो 9.38% क्षेत्रफल को मध्य प्रदेश कवर किए हुए हैं। याद हुआ अच्छे से? अब अपन बात करते हैं बेटा जरा अक्षांश और देशांतर की। अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी? अक्षांश की। मान लो ये क्या है? पृथ्वी, ठीक है। और ऊपर नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर ये वाला इलाका क्या हो जाएगा? नॉर्थ, और ये वाला इलाका हो जाएगा साउथ। नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर यहां पर कौन सा स्टार है? ये कौन सा स्टार है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, इसी को कहा जाता है इंग्लिश में पोल स्टार। पोल स्टार की जो रोशनी है वो इस नॉर्थ पोल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री। इसलिए पोल्स को कितने डिग्री पर रखा जाता है बेटा? 90 डिग्री पर। और जैसे जैसे इसकी रोशनी नीचे आती जाती है तो ये जो एंगल है वो छोटा होता जाता। जैसे यहाँ पर ये हो गया 89 डिग्री, ऐसे नीचे आएंगे तो 88, और नीचे आएंगे तो 87, और नीचे आएंगे तो 86, ऐसे। यानी पृथ्वी के अगर हम बिल्कुल बीचों बीच आ जाएं तो रोशनी और पृथ्वी के बीच में बना एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और जहां पर भी ये एंगल 0 डिग्री हुआ उसे ही कहते हैं हम क्या? कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं बेटा अपन इसे? भूमध्य रेखा, ठीक है। या फिर विषुवत रेखा, या फिर इक्वेटर, ठीक है। और ये 0 डिग्री क्यों लेते हैं? क्योंकि ध्रुव तारा की जो रोशनी है वो नीचे आते आते कितनी हो जाती है? 0 डिग्री। अब 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में यहां पर, मतलब सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो 0 डिग्री वाला एंगल है ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। 0 डिग्री के ऊपर का जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा इलाका ही क्या है? नॉर्थ। और 0 डिग्री के नीचे का जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा इलाका क्या है? साउथ।
ऊपर का पूरा इलाका नॉर्थ, नीचे का पूरा इलाका साउथ, और बीच में विभाजन रेखा के रूप में क्या है, भूमध्य रेखा, उसे ही कहते हैं इक्वेटर, उसे ही कहते हैं विषुवत रेखा। अब अगर अपन नॉर्थ की बात करें, ठीक है, तो नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो रेखा है ये कहलाती है हमारी कर्क रेखा। क्या कहलाती है बेटा? ये कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी रेखा कहलाती है बेटा? ये कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, ऊपर का पूरा क्षेत्र नॉर्थ है, इसको कहा जाता है क्या? उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या कहा जाता है बेटा? उत्तरी गोलार्ध। नीचे का जो पूरा क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध, और यह है उत्तरी गोलार्ध। तो कर्क रेखा कहां पर आती है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब अपन बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण की जो रेखा है, इस रेखा को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। क्या बोलते इस रेखा के लिए? मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर हुआ? अब अगर भारत की स्थिति की हम बात करें, भारत की स्थिति की यदि हम बात करें, तो भारत कहीं ना कहीं यहीं पर अवस्थित है। है कि नहीं? इसी प्रकार से कर्क रेखा अवस्थित है भारत में कि नहीं है? ठीक है। तो अगर बात करें अपन अक्षांश के हिसाब से, तो भारत कहां पर अवस्थित है? उत्तरी अक्षांश का देश है भारत, ठीक है। उत्तरी अक्षांश का देश हुआ भारत के नहीं, क्योंकि ये है तुम्हारी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर आता है क्या? भारत। और कर्क रेखा जो है भारत के बीच में से कहीं पर निकलती है, ठीक है। इसलिए भारत की स्थिति की यदि हम बात करें, तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत हिस्सा है किसका? उत्तरी गोलार्ध का, क्योंकि पृथ्वी गोल है, लेकिन भूमध्य रेखा उसे दो भागों में बांट रही है, दो गोलों में, दो आधे आधे गोलों में। ऊपर का गोला उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। और भारत कहां पर अवस्थित है? ऊपर वाले क्षेत्र में, अर्थात उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्र में, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं किसकी? देशांतर की। इस अक्षांश का प्रयोग करते हुए हम मौसमी परिवर्तनों की गणना करते हैं। कहाँ का मौसम किस प्रकार का रहेगा, तो मौसमी परिवर्तन की गणना होती है किसके माध्यम से? अक्षांश के। लेकिन यदि हम देशांतर की बात करें, ठीक है, जैसे अक्षांश पूरी पृथ्वी को विभाजित कर रहा था उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, वैसे ही ये जो 0 डिग्री देशांतर है, ये पूरी पृथ्वी को विभाजित करता है किसमें? पश्चिमी गोलार्ध और कहां पर? पूर्वी गोलार्ध में। एक तरफ आ जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, एक तरफ आ जाएगा पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। यह है 0 डिग्री देशांतर। इसे ही बोला जाता है क्या? प्रधान मध्याह्न रेखा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी रेखा के आधार पर पूरी दुनिया के समय की गणना की जाती है। तो ये है क्या? प्रधान मध्याह्न रेखा, वो भी कहते हैं। इसे ही बोला जाता है इंटरनेशनल टाइम लाइन, क्योंकि इसी से पूरे समय की गणना की जाती है। अब इसके पैरेलल में बहुत सारी रेखाएं हैं। ये सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखा। क्या कहलाती है ये रेखाएं? देशांतर रेखा।
और हर देश किसी न किसी देशांतर को अपनी मानक समय रेखा माने हुए है। लेकिन जो आधारभूत समय रेखा है वो कौन सी है बेटा? ये वाले 0 डिग्री देशांतर। इसके पूर्व में जितने भी देश आते हैं उनके साथ जुड़ता है क्या? पूर्वी देशांतर। ठीक है। और इसके पश्चिम में जितने भी देश आते हैं उनके साथ शब्द जुड़ता है क्या? पश्चिमी देशांतर। आ रही बात समझ में? भारत की स्थिति यहां पर कहीं है। ठीक है। इसलिए भारत के साथ जो देशांतर है वो कौन सा है? पूर्वी देशांतर। ठीक है। तो अगर भारत की अक्षांशीय दृष्टि की बात करें तो भारत देश है किसका? उत्तरी अक्षांश का। भारत देश किसका है? उत्तरी अक्षांश का देश है। लेकिन अगर हम देशांतर की बात करें तो भारत कैसा देश है? पूर्वी देशांतर का देश। तो भारत के साथ कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट अच्छे से? कोई डाउट? आगे चलें। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध पर अवस्थित है। अब ये लाइन समझ में आ गई? पूरा हमने आपको मैप बनाकर बता दिया। ठीक है। अतः मध्य प्रदेश की भी यही अवस्थिति। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर का ही हिस्सा है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की यदि बात करें तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। मतलब मध्य प्रदेश के बिल्कुल दक्षिण में चले जाओ, बिल्कुल दक्षिण में जाओ तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा आ रहा है तुम्हारा? बुरहानपुर। यहां पर अक्षांश होगा तुम्हारा कितना? 21 डिग्री 6 मिनट। ठीक है। और सबसे ऊपर चले जाओ तो ये आ जाएगा तुम्हारा मुरैना क्षेत्र। यहां पर अक्षांश होगा कितना? 26 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। लेकिन कौन सा अक्षांश है ये? उत्तरी अक्षांश। ठीक है। तो पूरा मध्य प्रदेश ही किसका इलाका है? उत्तरी अक्षांश का। बेस की बात करें तो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में अवस्थित है। ठीक है। अब अगर हम देशांतर की बात करें कि कौन से देशांतर का ये हिस्सा है, देशांतर की बात करें कि कौन से देशांतर का ये हिस्सा है, तो 74 डिग्री 9 मिनट से 74 डिग्री 9 मिनट से कहां तक? 82 डिग्री 48 मिनट्स तक। 82 डिग्री 48 मिनट्स। और कौन सा देशांतर आएगा बेटा? पूर्वी देशांतर। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, लेकिन विस्तार कहां से कहां तक है? 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट्स पूर्वी देशांतर के बीच में ये अवस्थित है। ये हो गए मध्य प्रदेश के अक्षांश और देशांतर। क्लियर है अच्छे से सभी को? चलो अब अगर बात करें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश एक प्रकार से भू आविष्ठित या लैंडलॉक्ड राज्य है। इसका मतलब क्या है? मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं ना तो किसी दूसरे देश को स्पर्श कर रही हैं और ना ही किसी समुद्र को स्पर्श कर रही है। इसलिए मध्य प्रदेश संपूर्ण तरीके से कैसा राज्य हो गया? एक भू आविष्ठित या लैंडलॉक्ड, जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर है। अगर इसकी बात करें तो यहां से लेकर यहां तक कितना आ जाएगा? ये 870 किलोमीटर है। ठीक है। पूर्व से पश्चिम कितना है? 870 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है? 605 किलोमीटर। मतलब देखा जाए तो मध्य प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार
अधिक है। वो कितना है? 870 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? मात्र 605 किलोमीटर। अब पश्चिम से पूर्व में 34 मिनट का समय अंतराल है। 34 मिनट के समय अंतराल का अर्थ क्या है, तो इसको समझना बेटा ध्यान से। यहां पर यदि आप ध्यान दो इस क्षेत्र पर, तो सूर्योदय हमारे यहां कहां से होता है? सूर्योदय कहां से होता है? पूर्व से। तो ये वाला जो इलाका है जहां से सूर्योदय हो रहा है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, यहां पर भले समय पूरे भारत में एक जैसा चल रहा हो, लेकिन यहां पर सूर्योदय 34 मिनट पहले होगा, और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है ये वाला अलीराजपुर, यहां पर सूर्योदय 34 मिनट बाद होगा। ठीक है, इसीलिए प्राकृतिक तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिम में कितने मिनट का अंतर आ जाता है? 34 मिनट का अंतराल होता है। क्लियर है? तो अक्षांश क्लियर, देशांतर क्लियर, समय अंतराल भी क्लियर। अब मानक समय की बात करें, जैसे अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था काय का? देशांतर का। समझ में आया कि नहीं? 0 डिग्री देशांतर। अब ऐसे ही जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, इसको भारत ने अपनी मानक समय रेखा माना है। कितनी है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको भारत ने क्या माना है? अपनी मानक समय रेखा। अब ये कहां से गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश के एक जिले, कौन सी? सिंगरौली से होकर गुजरती। कौन सी रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, और यही क्या है? भारत की मानक समय रेखा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जो इस मानक समय रेखा के सर्वाधिक निकट हैं? हमारी मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब इसको देखो जरा आप, जबलपुर को, ये है इलाका किसका? जबलपुर का, ये वाला क्षेत्र। जबलपुर कितने डिग्री पर आता है? 79 डिग्री 58 मिनट्स पर, मतलब ये दूर है। पन्ना को यदि देखा जाए तो पन्ना आता है 80 डिग्री 10 मिनट पर, यह है पन्ना। ठीक है, रीवा को देखें तो रीवा और पास है, 81 डिग्री 18 मिनट, तो यह आ गया आपका रीवा क्षेत्र। फिर कटनी को देखें तो कटनी है 80 डिग्री 22 मिनट, यह आ गया कटनी। भोपाल को देखें तो भोपाल और दूर हो जाएगा, 77 डिग्री 24 मिनट, देखो ये आ जाएगा भोपाल 77 डिग्री 24 मिनट पर। इंदौर को देखें तो इंदौर और ज्यादा दूर है, कितने पर आ जाएगा? 75 डिग्री 51 मिनट पर, तो ये आ गया क्या? इंदौर। कितने पर? 75 डिग्री 51 मिनट पर। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजर रही है बेटा? सिंगरौली से होकर गुजर रही है। तो इसका सबसे नजदीक में कौन सा इलाका आ जाएगा? रीवा। और नजदीक में देखें तो सीधी भी आ सकता है। ठीक है, अब अपन बात करते कर्क रेखा की। अपन ने पढ़ा ना अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितने डिग्री पर होता है ये? 23.5 डिग्री उत्तर पर अवस्थित होता है। अब भारत से तो गुजरा ही है, ऑब्वियसली अगर भारत से गुजरा है तो कहां से गुजरेगा? मध्य प्रदेश से भी। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के मध्य से गुजरती। ठीक है, अगर देखा जाए बेटा तो ये पूरा इलाका कौन सा है? मालवा, और मालवा के मध्य से होकर गुजर रही है कौन सी? कर्क रेखा। और मध्य प्रदेश की जो माही नदी है ये कर्क रेखा को कितनी बार? 2 बार काटती है। याद रखना, कौन सी नदी काट रही है कर्क रेखा को? माही नदी। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजर रही है। अब ये 14 जिले कौन कौन से हैं? तो ध्यान से देखो, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा,
रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ठीक है, ये 14 जिलों से गुजर रही है कौन सी? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा के सबसे निकटतम कौन से इलाके हैं जो बसे हुए हैं? तो कर्क रेखा कितनी है? 23.5 डिग्री। उत्तर वाली रेखा को क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। इसके सबसे निकट पर बसा है क्या? सांची। जब आप सांची घूमने जाते होगे तो वहां पर एक पॉइंट भी बना हुआ है जहां से कर्क रेखा गुजरी है, जहां पर व्यक्ति सेल्फी लेते हैं। क्योंकि ये कितने डिग्री पर है? 23 डिग्री 48 मिनट पर है क्या? सांची। फिर विदिशा 23 डिग्री 52 मिनट पर, भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट पर, जबलपुर 23 डिग्री 18 मिनट पर, उज्जैन 23 डिग्री 17 पर और इंदौर 22 डिग्री 71 पर। क्योंकि कर्क रेखा गुजरी है कहां से? मध्य प्रदेश के बीचों बीच से। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ की जो जलवायु है वहां पर अत्यधिक गर्मी भी पड़ती है और अत्यधिक ठंड भी पड़ती है इस इलाके में। कारण क्या है? कर्क रेखा। और कितने जिलों से गुजरी है? 14 जिलों से। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य और उनसे लगे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों। ठीक है, अगर बात करें तो ये वाला इलाका कौन सा आ जाता है? गुजरात। कौन सा क्षेत्र है बेटा ये? गुजरात। अब कुल 2 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो स्पर्श कर रहे हैं किसे? गुजरात की सीमा को। एक हो गया आपका ये वाला क्षेत्र अलीराजपुर और ऊपर का क्षेत्र हो गया कौन सा? झाबुआ। पूरा पूरा जिला स्पर्श नहीं कर रहा है, अलीराजपुर भी आधा स्पर्श कर रहा है और झाबुआ भी आधा स्पर्श कर रहा है किसे? गुजरात को। तो मध्य प्रदेश के जो 2 जिले हैं वो स्पर्श करते हैं किसे? गुजरात की सीमा को। फिर अगर आप ये ब्लू कलर वाला पूरा एरिया देखो तो ये पूरे जितने भी जिले आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे जिले स्पर्श कर रहे हैं किसे? राजस्थान की सीमा के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से जिले हो जाएंगे? 10 जिले हैं। यहां से शुरू करें तो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। झाबुआ आधा स्पर्श करता है किसे? गुजरात को और आधा स्पर्श करता है किसे? राजस्थान को। क्लियर हुआ इतना? तो मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा स्पर्श कर रही है किसे? राजस्थान को। अब आ जाते हैं अपन उत्तर प्रदेश पर। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, उत्तर प्रदेश के लिए ग्रीन कलर का आपको जितना भी एरिया दिख रहा है ये पूरा एरिया, ये पूरे जितने भी जिले हैं स्पर्श कर रहे हैं किसे? यूपी को। ठीक है, टोटल कितने जिले हैं? 14 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श कर रहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आ जाओ मुरैना। मुरैना एक तरफ से स्पर्श करता है राजस्थान को और एक तरफ से स्पर्श कर रहा है उत्तर प्रदेश को। मुरैना, उसके बाद भिंड, फिर दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज और सिंगरौली। मैहर स्पर्श नहीं करता। सीधी भी कहां स्पर्श करता? सीधी नहीं करता। मऊगंज कर रहा है, रीवा कर रहा है। ठीक है, 14 हो रहा है आपके। वो बन गया है वहां पर, लेकिन मैहर स्पर्श कैसे करेगा आप बताओ? मैहर नहीं कर रहा। ऐसे 14 जिले हो रहे हैं जो स्पर्श कर रहा है। ये देखो ना आप, इसको हमने हाईलाइट भी किया है। मैहर स्पर्श नहीं कर, इसमें जरूर वो ग्रीन कलर से बना हुआ है लेकिन वो स्पर्श नहीं करता। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 7 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो स्पर्श करते हैं किसे? छत्तीसगढ़ को। वे कौन कौन से हैं? यहां से शुरू करते हैं अपन, तो ये हो गया सिंगरौली, उसके बाद सीधी, फिर शहडोल, फिर अनूपपुर, डिंडोरी,
मंडला और बालाघाट। ठीक है, 7 जिले हो रहे, स्पर्श कर रहे हैं किसे? छत्तीसगढ़ को। फिर अपन महाराष्ट्र की बात करें तो जितना भी येलो कलर वाला एरिया दिया है ये स्पर्श कर रहे हैं किसे? महाराष्ट्र की सीमा को। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी, ये 9 जिले हैं जो स्पर्श कर रहे हैं किसे? महाराष्ट्र की सीमा को है। अलीराजपुर भी छोटा सा इलाका है जो स्पर्श कर रहा है किसे? महाराष्ट्र को। देखो अलीराजपुर, उसके बाद बड़वानी, फिर खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी और बालाघाट। पांडुर्णा जुड़ गया तो फिर 10 मानेंगे अपन। ठीक है, फिर अपन कितना मानेंगे उसे? 10। तो 10 जिले हैं जो स्पर्श कर रहे हैं किसे? महाराष्ट्र की सीमा। ठीक है, ये तो आपने समझ ही लिया कि मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? 870, और उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? 605। क्लियर हो गया बेटा इतना अच्छे से? अब मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। जैसे यदि हम अलीराजपुर की बात करें तो अलीराजपुर महाराष्ट्र को भी स्पर्श कर रहा है और गुजरात को भी। देखो आप, यह है अलीराजपुर, एक तरफ महाराष्ट्र को स्पर्श कर रहा है तो एक तरफ गुजरात को। फिर अपन बात करें बेटा झाबुआ की, तो झाबुआ एक तरफ स्पर्श कर रहा है गुजरात को और एक तरफ राजस्थान को। फिर अपन मुरैना की बात करें तो मुरैना भी एक तरफ राजस्थान और एक तरफ उत्तर प्रदेश को। शिवपुरी की यदि बात करें, ये वाला एरिया हो जाएगा कौन सा? शिवपुरी का। शिवपुरी की बात करें तो एक तरफ राजस्थान और एक तरफ उत्तर प्रदेश। सिंगरौली की यदि बात करें हम, ये वाला एरिया हो गया कौन सा? सिंगरौली। सिंगरौली की बात करें तो एक तरफ उत्तर प्रदेश और एक तरफ छत्तीसगढ़। बालाघाट की यदि हम बात करें तो एक तरफ छत्तीसगढ़ और एक तरफ महाराष्ट्र। ठीक है, यह है बालाघाट, एक तरफ क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ और एक तरफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 जिले ऐसे हो गए जिनकी सीमा 2 अलग अलग राज्यों को स्पर्श कर रही है। क्लियर हुआ अच्छे से? अब मध्य प्रदेश का जलवायु के आधार पर यदि हम वर्गीकरण करें तो मध्य प्रदेश का ये पूरा उत्तरी इलाका क्या कहलाता है? उत्तर का मैदानी क्षेत्र। इस इलाके को क्या बोलते हैं अपन? मालवा का पठार। ये वाला आ जाएगा नर्मदा घाटी का क्षेत्र। ये इलाका क्या कहलाता है? सतपुड़ा का पर्वतीय इलाका। और इसको कहा जाता है क्या? बघेलखंड का पठारी क्षेत्र। ठीक है, अगर हम मालवा के पठार की जलवायु की बात करें तो इस क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु दैट मीन्स ना तो बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी और ना ही बहुत अधिक ठंड पड़ेगी, जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी तथा शीत ऋतु में सामान्य सर्दी होती है। ठीक है, यहाँ सबसे अधिक वर्षा अरब सागर के मॉनसून के कारण ही होती है। मतलब मालवा के पठार पर जो पानी बरसता है वो कहां से आता है? अरब सागर से आने वाले मॉनसून से। ठीक है, तो सम जलवायु का क्षेत्र हो गया कौन सा? मालवा का पठार। और फाहियान ने क्या बोला था इसके लिए? विश्व की सबसे अच्छी जलवायु की संज्ञा दी थी। फिर अपन बात करें उत्तर के मैदान की। उत्तर का मैदान मतलब यही भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु अत्यधिक सर्दी वाली होती है। कहाँ पर? उत्तर के मैदानी क्षेत्र में। फिर अपन बात करें नर्मदा घाटी क्षेत्र की। ये वाला इलाका कौन सा हो गया? नर्मदा घाटी का। तो ये बहुत निचला स्थान है मध्य प्रदेश का। तो कर्क रेखा के समीप स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म होती है और शीत ऋतु सामान्य सर्द होती है। ठीक है, फिर ये अगर पूर्वी इलाके की बात करें तो ये पूरा इलाका कौन सा हो गया बेटा? बघेलखंड का पठारी क्षेत्र।
तो इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी व शीत ऋतु में साधारण सी ठंड रहती है। अर्थात ये क्षेत्र अधिक गर्म व साधारण ठंड वाला इलाका है। कौन सा? पूरा बघेलखंड का इलाका। फिर ये पूरा इलाका जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये कौन सा हो गया? सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु में कम गर्मी व शीत ऋतु में सामान्य सी सर्दी रहती है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं। क्लियर है? इतना याद कर लोगे आज?